अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज। आज हम लोग सीखेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल। ये क्लास 10th का है और ये पहला पार्ट है। इसमें हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि एरिया जो सर्कल से रिलेट करता होगा। अगर इसकी बात करें तो ये कंप्लीट सर्कल है, ये भी कंप्लीट सर्कल है, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल सीखना है। यानी कि मुझे एरिया इसका भी निकालने आना चाहिए, क्योंकि ये एरिया सर्कल से रिलेट करता है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा अगर सर्कल बना दिया जाए, क्योंकि ये एक पार्ट है, सर्कल का एक पार्ट है। उसी तरह से दूसरे तरह के भी एरिया सीखने होंगे आपको। सपोज़ ये कोई कह रहा है सिर्फ मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, तो ये रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है। कोई कह सकता है आपको कि मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, क्यों? ये भी सर्कल से रिलेट करता है। तो हम ऐसे एरियाज़ को पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है। उससे पहले कि सर्कल क्या होता है, सर्कल एक तरह का पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट है जो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट होता है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए कि अगर एक पॉइंट है, उसे हम कहें कि आप चलो, ठीक है ना, लेकिन इससे तुम्हारी दूरी बराबर होनी चाहिए। हमेशा इससे दूरी जो है वो अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर से ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम। तो वो मजबूरन आपको ये ऐसे हुआ घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो रास्ते पे ये चला, ये घूमा, वो कहलाएगा सर्कल। यानी सर्कल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट कीपिंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर ये बात रही। कुछ चीज़ें आप बहुत पहले से जानते होंगे, जैसे कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंटर कहते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। और रेडियस का प्लुरल फॉर्म होता है रेडियाई। क्लियर है? इसे ये वाले को ना, ये जो पाथ ट्रेस्ड जो रास्ता बना है, इसे पूरे को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस। और अगर कोई 2 रेडियाई से जो सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही सेक्टर हुआ, सेक्टर ये भी हुआ। इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, और ये है माइनर सेक्टर। यानी ये वाला जो मैंने कलर कर दिया ये है माइनर सेक्टर, और जबकि ये है मेजर सेक्टर। उसी तरह से अगर कोई सर्कल को इस तरह से डिवाइड कर दे तो ये कहलाएगा सेगमेंट, और बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेगमेंट और छोटे वाले को कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर है? और एक चीज़ और, ये अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस का कोई एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा आर्क, ARC, आर्क। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम ये आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत तरह का फिगर आ सकता है। हो सकता है कि कोई आपको ये वाला एरिया निकालने के लिए कह दे, ये सब का एरिया निकालने के लिए कह दे, तो ये सर्कल से रिलेट करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत हद तक रिलेट करता है। उसी तरह से सिर्फ आपको ये एरिया निकालने के लिए कह दे कोई, ये एरिया बताइए, ये सब जो है ये एरिया निकालिए, तो ये सर्कल से रिलेट करता है। हालांकि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, लेकिन सर्कल से रिलेट करता है। उसी तरह से ये देखिए, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट दे दिया आपने, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का भी एरिया निकालने के लिए कहा जा सकता है, वो एरिया रिलेट करता है सर्कल से। तो वैसे जो भी एरियाज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सर्कल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सर्कल में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। उससे पहले कि हम एक चीज़ आपको बता दें, रेशियो होता क्या है। जैसे कि एक लड़का है ए, या कोई पर्सन कह लीजिए, एक लड़का ए है जिसने 10 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है। एक बी है
जो 20 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है। अब ये दोनों मिल करके एक बिज़नेस रन करना शुरू कर दिए, ठीक है। इससे इनको 50 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो अब ये 50 रुपीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चूँकि उन्होंने 50-50 नहीं लगाया। अगर बराबर बराबर पैसे लगाए होते तो इनको बराबर बराबर पैसे मिल जाते। 25 रुपये ये रखता, 25 रुपये वो रख लेता। लेकिन इन्होंने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं वो एक तो लगाया 10 रुपये, दूसरा लगाया 20 रुपये। अब इस केस में कैसे बटेगा, तो यहाँ पे क्या काम आएगा कि आपने जिस रेशियो में पैसे लगाए हैं उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक का प्रॉफिट का रेश हम निकालेंगे कि ए इन्वेस्ट कितना किया है, 10 रुपये, 10 रुपये किया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ दोनों को मिला करके ये हो गया है 30 रुपये है। तो ये आपका रेशियो है, ठीक है। अब अगर बी का रेशियो पूछें तो बी बी कंट्रीब्यूट किया है 20 रुपीज़ और टोटल हुआ 30, तो बी का रेशियो ये हुआ, यानी 1-0 कैंसिल, तो बी का कंट्रीब्यूशन है 1:3 और इसका कंट्रीब्यूशन है 2:3, ठीक है। तो प्रॉफिट को उसी हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि ए को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ए का रेशियो है 1:3 इंटू 50, ठीक है। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 16 पॉइंट समथिंग। उसी तरह से जो 16 अगर 50 में से अगर निकाल दे तो बाकी इसका बचेगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो इसका कंट्रीब्यूशन में पता चल जाएगा, यानी 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अभी हम 16 मान के चल रहा है, ये एग्जैक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, 30 रुपीज़ के होंगे, 32 रुपीज़, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये रेशियो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रेशियो को जिस चीज़ में मल्टीप्लाई कर दें उसमें उसका वैल्यू पता चल जाता है। रेशियो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें उसमें उसका वैल्यू पता चल जाता है। जैसे कि ए का मुझे पता करना था, ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का रेशियो मुझे पता करना था पहले और उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पेज नहीं, हाँ दूसरा पेज है। तो देखिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और मुझे इसका एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एरिया किसका हिस्सा है, ये पूरे सर्कल का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन किसका, इस पूरे सर्कल का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है वो पूरे का किस रेशियो में है। तो अभी हम सपोज कर लिए थीटा है, इसे हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा मतलब कोई अननोन एंगल। अगर ये 40 होता तो थीटा 40 हो जाता, 50 होता तो थीटा 50 हो जाता। तो इसका हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। इसका रेशियो निकाला तो ये आया 40 टोटल कितना होता है। देखिए यहाँ पे जब हम रेशियो निकाल रहे थे ना तो हम टोटल ले रहे थे, यहाँ पे ये टोटल 30 है, तो जब ए का रेशियो निकाला तो 10/30 लिया, जब बी का रेशियो निकाला तो 20/30 लिया, यानी कि नीचे में 30 लेते हैं या नीचे में कंप्लीट टोटल लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं इस थीटा का, किससे निकाल रहे हैं, इस पूरे सर्कल से, तो ये हो गया θ/3। अब पूरा सर्कल का एक एंगल कितना होता है 360, तो इस 40 डिग्री अगर हम ले, इसे कंसिडर करें 40 डिग्री, तो रेशियो हो जाएगा 40/360। अब ये रेशियो निकल गया, किसका रेशियो निकला, इस वाले पार्ट का इस पूरे सर्कल से। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि अब इस रेशियो को जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें उसका क्या वैल्यू होगा, यानी ये वाले का, ये बेसिकली 40 डिग्री का हिस्सा कौन है, ये वाला हिस्सा है, 40 डिग्री का हिस्सा है ये सब। तो इसका हिस्से का उस पूरे सर्कल में क्या होगा वो पता लग जाएगा। अब क्या करते हैं कि 40/360 को हम πr² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब π² क्या है, πr² पूरे सर्कल के एरिया होता है। तो आपका ये क्या देता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आया, क्यों पहले सेक्टर का पहले निकाल लिया मैंने रेशियो, और पूरे ट्रायंगल आपका
किस में निकालना था हिस्सा? सर्कल का, तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। जस्ट सिमिलर आप यहाँ देख लीजिए, टोटल प्रॉफिट 50 रुपीज़ है और आपका इन्वेस्टमेंट 10:30 है, यानी 1:3 है। तो 1:3 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 50 से, तो 50 में आपका क्या वैल्यू हुआ, यानी 50 में आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट, वो पता लग जाता था। सिमिलरली हम इस थीटा का पूरे थीटा से हमने 360 से मैंने रेशियो निकाल लिया, तो यह आया 40/360। अब इसमें पाई आर स्क्वायर में, यानी कि हम इससे बाहर तो जा नहीं रहे हैं, ये पूरे सर्कल में इसका एरिया कितना होगा वो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपको बहुत जगह काम आएगा। रेशियो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा कि रेशियो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें उसका वैल्यू क्या होगा पता लग जाता है। ठीक है, चलिए, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चूँकि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर, इसे आप याद भी रख सकते हैं। और अगर नहीं याद रख सकते हैं तो आप इतना भी याद रखें कि रेशियो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उसमें उसका क्या वैल्यू होगा पता लग जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये सेक्टर है, सेक्टर का थीटा कितना है और पूरा थीटा मेरा कितना है, ठीक है, वो रेशियो निकाल लिया और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस सर्कल में उसका वैल्यू कितना होगा पता लगाना है। ठीक है, तो होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक सर्कल है, दूसरा भी सर्कल इसी तरह का है, और ये सर्कल कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि इन दोनों का सेंटर एक ही है, इन दोनों का सेंटर एक ही है, तो वैसे केस में उसे हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब कि दोनों का सेंटर एक हो गया, कंबाइन हो गया, कॉन्साइड हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ये वाले इसका मुझे एरिया निकालना है, तो इसे बेसिकली मैथ्स के लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं रिंग कहते हैं। तो रिंग का मुझे अगर एरिया निकालना है तो वो हम कर सकते हैं। अगर ये बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस अगर आर है और छोटे वाले का रेडियस अगर स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आप कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ रिंग। और नहीं अगर याद है तो आप सिंपली ये वाला कर सकते हैं, बात वही है, पाई कॉमन ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे नहीं लिया हुआ बस। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिएगा कि एक्सरसाइज 12.1 में 12 जो है वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। 12.1 में ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो इसी तरह का है कि 3-4 सर्कल यहाँ पे बना दिया है इसने। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से सर्कल बना हुआ है, इस तरह से ढेर सारे आपके सर्कल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सब सर्कल का एरिया आपको पता करना है। तो इत्तेफाक से ये सब, हाँ देखिए सर्कल बनाना है तो इजी, लेकिन कभी कभी टफ भी है। जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए ये है, अब इसमें अलग अलग कलर मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसका एरिया कैसे निकलेगा। देखिए ये है येलो, किताब में 2-3 रिंग और बने हुए हैं ऐसे। फिर दूसरे वाले का कलर मैं कर दे रहा हूँ रेड, ये, और तीसरे वाले का जो आउटर रिंग है उसे मैं कर दे रहा हूँ कौन सा कलर करता हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ। इसका एरिया मुझे पता करना है। ठीक है, तो अगर ये रेडियस दिया हुआ है छोटा वाला, तो
इसका लेंथ ऐड करते जाएंगे और न्यू रेडियस आता चला जाएगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये रेडियस 7, ठीक है, रेडियस 7 है और ये जो रिंग की लंबाई है, रिंग की चौड़ाई है वो है 2-2 सेंटीमीटर और शुरुआत का जो अंदर में सर्कल है वो है 7। तो पहले वाले सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा 7 और स्मॉलर से थोड़ा सा बड़ा यानी कि ये वाले सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा 7 to 9 और उसी तरह से ये वाले सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा 9 to 11 और सबसे बड़े वाले सर्कल के लिए इसके लिए रेडियस हो जाएगा 11 और 2 13, ठीक है। और सब का एरिया निकालते जाएंगे, उसमें से हटाते चले जाएंगे, एक एक 2-2 हटाते जाएंगे। जैसे कि इसका एरिया जैसे मैंने निकाला ये वाले सर्कल का, उसमें से ये सर्कल हटा दिया तो सिर्फ ये वाला रेड वाला जो रेड कलर है वो बचेगा और रेड वाले का एरिया अगर मैंने निकाल लिया, ये वाले से हटा दीजिएगा तो ये येलो निकल जाएगा। इस तरह से ये निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है और उसका ये पोर्शन आपको निकालना है और ये है 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है, तो इसका एरिया कितना होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेडियस 7 है तो 60/360 इंटू πr²। सॉल्व कर लीजिए। 1/6 इंटू 22/7, r है 7 इंटू 7, ये कैंसिल। ये जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व करना है। कभी कभी आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस इस तरह से होंगे कि एक सर्कल है और उसमें जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का नीचे वाला पोर्शन ये जो है, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकल सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि, अच्छा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है θ/360 πr² और एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि पूरे ट्रायंगल का, पूरे सेक्टर का एरिया आप पहले निकालिए, उसमें से ट्रायंगल हटा दीजिए तो ये आपका सेगमेंट बचेगा और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अब ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं, इसे आपको देखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि एक कह देगा कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें एक घोड़ा गधा कुछ बंधा हुआ है, जैसे देख लीजिए, बता ही देता हूँ आपको। रेक्टेंगुलर फील्ड है, यह है 20 सेंटीमीटर, नहीं 20 मीटर कर देता हूँ, सेंटीमीटर में कौन सा गधा बनेगा, 20 मीटर, ये 10 मीटर। अब यहाँ पे कॉर्नर पे एक गधा बंधा हुआ है, ठीक है ना, गधा घोड़ा कुछ भी है, उसकी रस्सी की लंबाई जो है वो 7 मीटर है। तो वो कितने एरिया का घास वो खा पाएगा, तो ऑब्वियसली गधा चाहेगा कि हम इधर आएँ लेकिन वो आ नहीं पाएगा रस्सी की वजह से, तो वो बेचारा बाउंड रहेगा कि हम इससे ज़्यादा वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया चाहिए। अब ये किस तरह का है, अगर आप गौर से देखें तो अगर ये गधा, अगर घोड़ा या गधा जो भी है पूरी तरह से वो घूम पाता तो ऐसे घूम करके एक सर्कल बना लेता।
अगर घूम पाता तो, ठीक है, लेकिन ये घूम नहीं पा रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखेंगे कि ये एक सर्कल का पार्ट है, अगर हम इसको ऐसे 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 कर दें तो आपको दिखेगा कि एक सर्कल बन गया। और सर्कल का ये कितना होता है, अब चूँकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई 22/7 आर जो रस्सी की लंबाई है, रख लेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि है तो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है और जो घोड़ा बंधा हुआ है वो बिल्कुल बीच में बंधा हुआ है और इस तरह से बंधा हुआ है कि इसकी रस्सी जो है 2 मीटर की है, और ये भी लिखा रहेगा कि ये 20 मीटर और ये 15 मीटर, इस तरह का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जब घोड़ा घास खाएगा तो ये इतना खा पाएगा। इसको इससे मतलब नहीं है कि ये कितना लंबे चौड़े में बंधा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल का कोई मतलब नहीं है। और अगर सच बताएं तो रेक्टेंगल का मतलब यहाँ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि घोड़ा इससे ज़्यादा थोड़ी ना खा पाएगा घास, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे दिया हुआ था क्योंकि ये 90 डिग्री उसको इनडायरेक्ट वे में बताना था, इसलिए उसने दे दिया कि कॉर्नर में बंधा हुआ। ये यहाँ पे भी बंधा हुआ हो सकता था, अगर यहाँ पे बंधा तो ये यहाँ तक का घास खा पाता ऐसे, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। तो ये रेक्टेंगल देने का मतलब ये है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल देने का मतलब ये है कि आपको इनडायरेक्टली एंगल बता दे रहा है। यहाँ पे एंगल बनेगा 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि वो तो पूरा एक सर्कल ही खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 और कुछ दूसरी चीज़ नहीं लेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15-20 का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा उसे सॉल्व करने की, और होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी में ही है। अगर एक इस तरह का एक स्क्वायर है और स्क्वायर में छोटे छोटे सर्कल्स हैं, छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, और सर्कल इस तरह से हैं, सर्कल इस तरह से हैं कि वो हर एक दूसरे को टच करता है ऐसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, अगर बन जाएगा तो ये अच्छी बात है। चलिए, लगता है कि बन जाएगा। इस तरह से, हाँ इस तरह से है। अब ये मान के चलिए कि सब एक दूसरे को टच कर रहा है ना, हालांकि ये कुछ छोटा बड़ा हो जाने की वजह से, या सर्कल ये स्क्वायर सही नहीं होने की वजह से ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ये जो पोर्शन है ये ऐसे है और ये वाला पोर्शन ऐसे टच कर रहा है, मतलब है ना, खाली जगह नहीं है। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि ये वाला एरिया बताइए, या सिर्फ ये भी पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। अगर ये है 20 मीटर, ठीक है। तो पहले तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, जो कि होगा 20 × 20 एरिया ऑफ स्क्वायर। उसमें से एक सर्कल का एरिया निकाल करके पाई आर स्क्वायर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कल कितने हैं, 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 एरिया ऑफ सर्कल अगर हटा दें तो ये सब रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। लेकिन अगर ये अज्यूम करें कि मुझे सिर्फ इसका पूछा हुआ है, ये वाला, यानी कि अंदर में जो पोर्शन ऐसा बन रहा है, अगर सिर्फ इसका पूछता तो क्या करते, तो उसका एरिया निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए इसके सेंटर से इसके सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल का सेंटर को हम सबको ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन करके देखेंगे तो ये एक और स्क्वायर बन जाएगा।
और स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस और फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो 2 रेडियस के बराबर। यानी कि अगर R7 है, सपोज कर ले रहा हूँ, अगर R7 है तो ये हो जाएगा 14। हालांकि इस केस में R कितना होगा, इस केस में R होगा 5। क्यों 5 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20, और यहाँ से यहाँ तक एक R, यहाँ से यहाँ तक दूसरा R, यहाँ से यहाँ तक तीसरा R और यहाँ से यहाँ तक चौथा R, यानी कि 4R इज इक्वल टू 20। तो R इज इक्वल टू 5, R को उधर लेके जाएंगे तो 20/4। ठीक है, तो हम इसी को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 5 हो गया। तो अब ये जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हो गई, 5 + 5 10, यानी कि 10 × 10, ये आपका हो गया स्क्वायर। अब उसमें से क्या कीजिएगा कि ये एक क्वाड्रेंट हुआ, क्या हुआ, क्वाड्रेंट। तो ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट कितने हैं, 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आएगा इन सब का एरिया, और उससे 10 × 10 से हटा दीजिए, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हटा दीजिए, तो सिर्फ इसका एरिया बचेगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं। फिर वही बनाना बड़ा मुश्किल है, कैसे कोशिश करते हैं लेकिन। चलिए करीब करीब मान के चलिएगा कि ये सही है, हालांकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई ज़्यादा कोई कम हो सकता है। मुझे इसका एरिया चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, ये है 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10, और ये स्क्वायर होने की वजह से ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर होने की वजह से ये 90 डिग्री। तो ये बहुत आसान है सॉल्व करना, ऐसे आप कोशिश करके देखिए, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसका एरिया मुझे चाहिए शेडेड पोर्शन का। ठीक है, चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको कुछ डायग्राम मैं बना देता हूँ, उसका एरिया जो है आपको निकालना है। थोड़ा बहुत मैं हिंट भी दे दूँगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको हम समझा देने की। सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये है 14, ये है 14, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 7, सारे सेंटीमीटर में। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक और लीजिए। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। ये 30 डिग्री, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक
वो है 14 और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। हालांकि इसके बाद मैं एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था। अगर ये सब आप कर पाते हैं तो इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आप एमसीक्यू बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और अगर इसमें कहीं पर प्रॉब्लम होती है, कहीं पर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहीं पर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, या फिर अगर विज़िट करें आपको तो उस वक्त बता दें, आप मैं उसको कोशिश करूँगा क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू।